प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन ने पिछले जो वीडियोस में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था जो कि सेक्शन 17-18 से रिलेटेड थे। आज हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंतर्गत आईएसडी द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है जो आईटीसी होती है उसको, तो उसके संबंध में एक जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर अपने को एक बात तो जैसे ये ध्यान रखनी होती है कि जैसे मान लीजिए जो मेन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर वो जहाँ स्थित होता है वहीं पर अगर कोई ब्रांच स्थित है, वहीं पर कोई ब्रांच स्थित है तो हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और अगर वो कोई बाहर जो ब्रांच है तो हम कैसे करते हैं। तो इसके अंतर्गत ध्यान ये रखना होता है कि यदि कोई ब्रांच उसी स्टेट के अंदर स्थित है तो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो एक्चुअल में जो है वो सीजीएसटी एसजीएसटी के रूप में होती है। लेकिन बाहर अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे राज्य के अगर कोई ब्रांच है तो वो आईजीएसटी के अंतर्गत ही आती है। अगर मान लीजिए वो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिया हुआ है, तो अगर ऐसा कोई कहीं क्वेश्चन में होता है तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी को अपन अलग अलग ही करके आईजीएसटी को अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसमें जहाँ स्थित है उससे बाहर है तो वो आईजीएसटी में आता है और बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी के अंदर ही आता है स्टेट के अंदर। ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर इस तरीके की कोई बात नहीं है। इसमें केवल ये कहा गया है कि ये जो एक तो आपको आवर्त के बारे में दे दिया गया है और एक ये बताया गया है कि भाई किसी एक ब्रांच की जो आवर्त है वो पर्टिकुलर उसका आईजीएसटी वो जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो किसी पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड है, तो ऐसी स्थिति में वो उसको आवंटित हो जाएगी। लेकिन बाकी जो बची हुई आवर्त जो आईटीसी होती है उसको आवर्त के अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो सीधी सी एक सिंपल सी बात ये है, इसमें कुल मिलाकर के दो बातें आप ध्यान रखना जो कि बार बार पीछे बताया भी जा चुका है ये, कि एक तो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंतर्गत आपको डिवाइड करना है अगर ये इस तरीके की कोई बात होती है तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वो सीजीएसटी एसजीएसटी के अंतर्गत उसकी थी जो मैन जो उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी, लेकिन अगर वो ब्रांच बाहर है तो वो सारा का सारा आईजीएसटी के अंतर्गत आ जाता है, और होम स्टेट के अंदर है तो फिर वो अलग अलग सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत आती है। तो एक तो बात इसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि कोई पर्टिकुलर अगर कोई आईजीएसटी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली कोई आईटीसी है वो किसी पर्टिकुलर किसी ब्रांच से रिलेटेड है तो फिर वो उसको आवंटित होती है, और बाकी बची हुई जो कॉमन होती हैं वो उनकी आवर्त के अनुपात में, यानी उनकी जो टर्नओवर होती है उसके अनुपात में जो है वो डिवाइड करते हैं। अब यदि किसी की आवर्त है ही नहीं तो फिर उसको मिलेगी नहीं, उसको एलोटेड होगी नहीं। जैसे ये राजसमंद के बारे में ये यहाँ दिया हुआ है, इसमें ये बंद है, इसकी कोई आवर्त ही नहीं है तो फिर उसको आईटीसी मिलने का सवाल ही नहीं है। तो ये जैसे इसमें कहा है कि बिरला लिमिटेड है जो सेवा वितरक के रूप में कार्य करता है, उसका कार्यालय जो है इनपुट सेवा के रूप में, तो उसके 27 लाख रुपए की कुल इनपुट कर जमा थी, उसमें से 9 लाख रुपये जो थी वो चित्तौड़गढ़ इकाई से रिलेटेड थी। बाकी 18 लाख ऐसी है जो कि आपको किसी पर्टिकुलर की नहीं है, इसलिए उसको जो ये यूनिट्स हैं इनकी टर्नओवर के रूप में रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इनकी टर्नओवर क्या है। जैसे अपन ने जो है नीचे आपकी ये जो सॉल्यूशन दिए हैं अपन ने इसमें ये लिख दिया है अपन ने कि इनकी टर्नओवर जो है वो अलग अलग अपनी इसकी लिख दी है अपन ने ये टर्नओवर। जैसे 81 करोड़ है, 3 करोड़ है, ये कितनी है ना, तो इस तरीके से जो है वो अपन ने डिवाइड कर दी 81 करोड़, 3 करोड़ और 6 करोड़। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो ऐसी स्थिति में जो रेशियो आएगा वो 27, 1 और 2 का रेशियो आएगा। 3 करोड़, 81 करोड़, 6 करोड़, जब इनको काटेंगे इनके जीरोज को सारे तो 27, 1 और 2 का रेशियो आ जाएगा चित्तौड़गढ़। और ये जो है राजसमंद नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ है, और इसके अलावा कौन सी है ये ब्रांच, सॉरी ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, राजकोट और इंदौर,
ऐसे हैं। तो राजसमंद को तो आप गिनो ही क्योंकि वो तो है ही नहीं, ये तो बंद है। तो चित्तौड़गढ़, राजकोट और इंदौर तीनों की टर्नओवर जो है उसका 27:1 और 2 का रेशियो है। इस रेशियो में आपने को वह आईटीसी बांटनी है जो कि कॉमन है। तो अब अपन 9 लाख को तो अपन किसको जब अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चित्तौड़गढ़ को 9 लाख तो सीधा सीधा ही एक्सक्लूसिवली जो है वो इसको दे देंगे, जो एक्सक्लूसिवली जो इसको अलॉटेड है उसको दे दिया जाएगा। और इसके बाद में जो बाकी जो है वो अपने को रेशियो में बांटनी है 18 लाख को। तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर अपन बांट देते हैं। अब ये जो है 9 लाख तो राजसमंद को अलॉट हो गई, और उसके बाद में बैलेंस ऑफ 18 लाख जो है वो इन द रेशियो ऑफ 27, 1 और 2 के रेशियो में बांटेंगे तो 16.2, 0.60 और 1.20। इस तरीके से ये जो है वो 25.20 करोड़, 0.60 करोड़ और 1.20 करोड़, इस हिसाब से ये जो है सॉरी करोड़ नहीं लाख है ना, 25.20 लाख, 0.60 लाख और 1.20 लाख। तो इनका जोड़ चूँकि 27 और ये ऊपर वाली जो है वो 9 ये थी तो जोड़ा तो 25.20 तो बन गई राजसमंद की। उसके बाद में चित्तौड़ की नहीं सॉरी चित्तौड़ की बन गई, राजसमंद की तो 0 हो गई, चित्तौड़ की बन गई 25.20 और उसके बाद में राजकोट की जो है वो 0.60 और ठीक है। तो ये हाँ, इसके बाद में इंदौर की थी, इंदौर मध्य प्रदेश की, तो ये 1.20 जो है वो इंदौर की आ जाएगी। तो इस तरीके से ये डिवीजन है वो सीधा सीधा है, इसके अंदर कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। दूसरा प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसमें आप ध्यान रखना कि भी ये अगर वो CGST, SGST और IGST जब अलग अलग होते हैं तो हमें किस तरीके से ध्यान में रखना है, और उसके अंदर वही बात है कि होम स्टेट और बाहर के स्टेट का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जो पर्टिकुलर वाली होती है उसको दे देते हैं, बाकी को टर्नओवर के रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो ये ISD का ये सिंपल बात है। एक प्रॉब्लम इसमें और अपन ये लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट वाला जो है वो 18 सेक्शन 18(4) रूल 44 वाला है, जिसके अंतर्गत क्या है कि इसमें 18(4) के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसमें ये वो आते हैं जिसमें या तो टैक्सेबल से वो एग्जेम्प्ट की श्रेणी में आ जाता है, या मान लीजिए नॉर्मल GST से जो है वो नॉर्मल GST से वो कंपोजिशन स्कीम में एंटर कर जाता है। तो ये दोनों स्थितियां वो होती हैं जिसके अंतर्गत उसकी लीव जो पहले की ITC है वो रिलैप्स हो जाएगी। एक तरह से अपन यूँ कह सकते हैं कि वो एक से उसका रिवर्सल होगा, वो उसको वापस लौटानी पड़ेगी जो पहले ले चुका है वो। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो इसके अंतर्गत अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो जो फाइनल जो स्टॉक होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक हो, चाहे वो फिनिश्ड स्टॉक हो, उसके अंदर जो सम्मिलित है जो ITC उससे रिलेटेड जो ITC है, उस ITC को जो लास्ट का जो स्टॉक होता है जिस डेट को वो इस स्कीम में आता है उससे जस्ट पहले वाले दिन का, उस स्टॉक पर बनने वाली जितनी भी ITC होती है वो उसको वापस पेमेंट करना पड़ता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनके बारे में भी अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कैपिटल गुड्स जितने भी होते हैं पूंजीगत सामान वाले में, उसके अंतर्गत अपने को ध्यान रखना होता है कि उसकी 60 माह की उसकी जो है वो लाइफ टोटल मानते हुए और उस डेट तक जितने महीने हो गए वो कम करने के बाद में उसकी जो रिमेनिंग लाइफ होती है वो चूँकि रिमेनिंग लाइफ में वो एग्जेप्ट हो गया, वो उस स्कीम से बाहर निकल गया, इसलिए वो जो रिमेनिंग लाइफ की जो ITC होती है वो उसको वापस लौटानी पड़ती है। तो इन 2 बातों को अपने को ध्यान में रखना है। तो पहले जैसे इसमें कहा इनपुट्स की थी, तो इनपुट्स की जो इसके ऊपर जो बनने वाली जो इस प्रॉब्लम के अंदर जो ITC थी वो अपने को देखना है कि वो कितनी कितनी ITC थी। ये देखिए ये तो क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे ये दिया हुआ है कि भाई ये इनपुट्स लाइंग इन स्टॉक एट सच वैल्यूड 3,37,000 इंक्लूसिव ऑफ CGST एंड SGST 12%। तो इसमें 3,37,000 के अंदर जो है वो GST इंक्लूड है, CGST और SGST लगे तो 12/112 करेंगे तो कितना आ जाएगा
12/112 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा ना, 30,000 रुपये आ जाएगा। 12 × 112 किया तो कितना आया, 30,000 रुपये आया। ठीक है, राइट, 36,000 आया सर, राइट, 30,000 नहीं, 36,000 है ना। 36,000 कैसे आया, जब 12/112 करेंगे तो अपन तो 3 से इसमें कटेगा 3 बार और फिर उसको 12 को 3 से करेंगे, 36,000 रुपये आ जाएगी। तो 36,000 रुपये जो इसकी आएगी क्या, टोटल आएगी जीएसटी, और उसको 2 भागों में आप डिवाइड कर दोगे, आधा आधा कर देंगे तो 18,000 रुपये सीजीएसटी और एसजीएसटी की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की हो जाएगी। ये 18,000 की टोटल 36,000 हो गया। दूसरी जो इनपुट्स फिनिश्ड गुड्स के अंदर हैं उसमें भी अपन इसी तरीके से करेंगे और उसको 12/112 करेंगे तो 19,200 रुपये आएंगे। 19,200 रुपये बढ़ेंगे तो उसके 9,600 सीजीएसटी एसजीएसटी की बन जाएंगी। इसके बाद में आता है तीसरा कैपिटल गुड्स के अंदर। कैपिटल गुड्स के अंदर कितना जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपन लेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो अपने को यहाँ ध्यान में करनी है। और वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एक्चुअल में जो है वो वही बात है कि अपने को 55 महीने जो है वो उसके शेष रह जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ऊपर अपन इसको देखते हैं, ये जो है, एक मिनट देखिए, ये कितनी तारीख थी, ये कहता है कि 1/4/20 को वो कंपोजिशन योजना में चला गया, तो 31/3/20 को उसकी इनपुट कर जमा है, तो 31/3/20 तक कितने महीने हो गए उसको खरीदे हुए। ये देखो इसने कहा 23/11/19 को खरीदा, तो अब 23/11 है तो 11 ये जो महीना है इसके पार्ट को पूरा मानते हैं, तो 23/11 है तो 11वां महीना पूरा कर लो, फिर 12वां 1 2 3 और मार्च, तो पूरा महीना लेते हैं अपन, जैसे मार्च का भी पूरा लेंगे और नवंबर का भी पूरा लेंगे, तो 5 महीने हुए। और टोटल आपके इसकी लाइफ मानते हैं 60 महीने की, इसका मतलब 5 महीने तो वो कैपिटल गुड्स काम में ले लिए, बाकी 55 महीने की जो काम में नहीं लिए हैं उनकी जो आईटीसी वहाँ जमा है वो रिलैप्स हो जाएगी। तो इसलिए मतलब वो उसको हम लोग कहते हैं लैप्स हो जाएगी, वो रिलैप्स नहीं, सॉरी, लैप्स हो जाएगी। तो वो लैप्स होगी, तो वो लैप्स होने का मतलब ये हुआ कि भाई वो उतनी है उसकी, वो कैंसिल होगी। तो अब क्या करेंगे अपन, अब ये करेंगे उसको 55/60 कर देंगे, जो 1,44,44,000 रुपये थी उसका 55/60 कर देंगे, तो वो उसको वापस एक तरह से पेमेंट करनी होती है। तो वो जो आएगी वो अपने को नीचे अपने इसको दिखा दिया है कि ये टोटल मिलाकर के 1,32 हुई, तो इसको 66,000 दोनों में सीजीएसटी और एसजीएसटी में बांट दिया। इस तरीके से ये टोटल 93,600 और 1,87,200 ये वो बनी जिसको उसको पेमेंट करना है, या टोटल टैक्स उसको टू बी पेड होना है, क्योंकि पहले वो इसकी आईटीसी ले चुका था, जबकि वो अब चूंकि उस टैक्स दायरे से बाहर निकल गया है, इसलिए वो ली हुई जो है वो उस डेट की स्टॉक पर जितनी आईटीसी बनती है वो, और दूसरी जो इनपुट टैक्स है जो कि कैपिटल गुड्स के ऊपर जो बनती है 60 महीने के हिसाब से उसको मान के करते हैं, तो वो रिमेनिंग लाइफ की उसकी लैप्स हो जाएगी। तो इस तरीके से वो जो है वो 93,600 और 1,87,200 बचती है, जिसको उसको एक्चुअल में पेमेंट करना है। अब वो कहेगा कि भाई पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी ऑलरेडी एक खाते में जमा है, पहले तो उससे एडजस्ट करो, और वो कम पड़ेगी तो मैं देखूंगा। अब उसकी 2,20 थी तो उसमें से 1,10 टोटल मिलाकर के 2,20,000 रुपये है, तो वो उसकी ऑलरेडी ईसीएल के अंदर जमा है, तो अब उसको देने थे 93,600, उसके जमा है 1,10, तो अब बाकी बच गए 16,400 टोटल 32,800। अब रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा, फिर भी रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये तो 2,20 है, टोटल मिला करके 1,87,200 लेने थे, 2,20 उसके पास बैलेंस बढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए उसका बैलेंस 1,80,000 ही होता, तो बाकी फिर 7,200 उसको कैश पेमेंट करना पड़ता है, 3600 रुपये, क्योंकि उसकी जो क्रेडिट लेजर में उसका बैलेंस कम था। अब यहाँ बैलेंस अब ज़्यादा है उसका,
तो कैश तो पेमेंट उसको करना नहीं है, लेकिन जो बच गया उस ईसीएल के अंदर लेज़र वो भी कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो कंपोजिशन योजना में चला गया। इसलिए ये आईटीसी उसकी वो कहीं इस लेज़र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इस लेज़र में जितना भी बैलेंस है वो टोटल का टोटल लैप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आप एक एग्जम्प्ट से जब आप टैक्सेबल के अंदर आ जाते हैं या टैक्सेबल से आप एग्जम्प्ट में चले जाते हैं, एक तरह से टैक्सेबल से एग्जम्प्ट में चले जाओ या आप टैक्सेबल वाली जो नॉर्मल जीएसटी से आप कंपोजिशन में चले जाओ, बात एक ही है। और वही इसके अंदर रूल नंबर 44 और सेक्शन 18(4) लागू होती है, क्योंकि दोनों स्थितियों के अंतर्गत जो है वो एक्चुअल में नॉर्मल जीएसटी जो उसकी रहेगी नहीं, एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो भी नहीं रहेगी, और वो कंपोजिशन में चला जाएगा तो भी नॉर्मल जीएसटी से बाहर चला जाएगा, उसको आईटीसी मिलती नहीं है ऐसी स्थिति में। इसलिए ये रूल दोनों के लिए बराबर रूप से लागू होगा, ये अपने को ध्यान में रखने की बात है। तो ये काफ़ी चीज़ें जो थी अपन ने डिस्कस कर ली आईटीसी के बारे में। इसके लगभग ये कितने पार्ट हो गए अपने, इसको हमने 12 टोटल मिला करके 12 या 13 लेक्चर्स के अंदर इसको नोट, तो ये अपन ने डिस्कस किए हैं टोटल मिला करके। तो ये टोटल मिला करके 11 पार्ट हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।